हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के ऊपर आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कि यू कैरियोटिक ट्रांसलेशन अगर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में डिफरेंस क्या है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों में आपके जो स्टेप्स होती है वो सेम होती है। जैसे अपन ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए। ठीक है, तो जैसे अपन ने प्रोकैरियोट में पढ़ा था कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। तो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करेगा, बाय यूटिलाइजिंग एटीपी एनर्जी आपके अमीनो एसिड को लोड करता है किसके ऊपर, आपके टीआरएनए के ऊपर। तो प्रोकैरियोट मतलब ई कोलाई में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ग्लूटामीन टीआरएनए सिंथेटेज का। तो ग्लूटामीन का अगर अपन अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज की बात करते तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी आपने अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज है वो हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो एक्सेप्ट ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन जो है ये अपन ने इकोलाई में पढ़ा था कि जो ग्लूटामेट का ही एंजाइम होता है वो पहले ग्लूटामेट को टीआरएनए के ऊपर लोड करेगा और उसके बाद ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है किसमें, आपके ग्लूटामीन में। ठीक है, बट यूकैरियोट में आपके पास में सभी अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पे आपको एंजाइम सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे अपने प्रोकैरियोट में हुआ वैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का रहेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड into the amino acyl tRNA। ठीक है, तो अमीनो असाइल टीआरएनए में इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये आपका एटीपी जो है इट इज़ कन्वर्ट टू एएमपी प्लस पीपीआई एंड पीपीआई फर्दर कन्वर्टेड इनटू 2पीआई। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है आपका ये होता है इनिशिएशन। और इनिशिएशन की अगर अपन बात करते तो इनिशिएशन में अपन ने अलग अलग इनिशिएशन फैक्टर्स को पढ़ा था। तो प्रोकैरियोट्स में हमने इनिशिएशन फैक्टर 1 को पढ़ा था, इनिशिएशन फैक्टर 3 को पढ़ा था, इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी को पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है इसका काम करता है आपका इनिशिएशन फैक्टर 1A। ठीक है, उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है तो इनिशिएशन फैक्टर 3 के जगह पे यहाँ पे आपके काम करेगा इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 1, उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर 5। ठीक है, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है इसका काम करता है इनिशिएशन फैक्टर 5B। ठीक है, बट देखो कि यहाँ पे आपके पास में जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स है या जो भी ट्रांसलेशन के फैक्टर्स है उसको इंडिकेटेड किया जाता है बाय दी ई। ठीक है, तो स्मॉल ई से आप उसको इंडिकेट करोगे, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो वैसे ही अपन इलोंगेशन फैक्टर को भी यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
स्मॉल ई। तो स्मॉल ई का मतलब होता है यूकैरियोटिक फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये अपन ने इनिशिएशन के फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद थर्ड जो है आपका थर्ड स्टेप होता है इलोंगेशन का। तो इलोंगेशन में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इलोंगेशन के लिए हमने पढ़ा था इलोंगेशन फैक्टर टीयू, जो आपका जीटीपी फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद में इलोंगेशन फैक्टर टीएस, ये आपका गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर होता है। तो ये आपका गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर रहेगा, ठीक है, जो आपके EF TU GDP आफ्टर एडिशन ऑफ अमीनो असाइल tRNA, ये आपका GDP फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसको GDP फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका, आपके इलोंगेशन फैक्टर TS का। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करते तो यूकैरियोट्स में ये फैक्टर्स आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, ठीक है, जो आपका काम करता है किसका, EF TU का, मतलब tRNA को रिक्रूट करने का काम करेगा। EF TS जो है ये इसका काम करता है आपका बीटा गैमा, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट में हमने और एक फैक्टर पढ़ा था, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर GTP, जो ट्रांसलोकेशन का काम कर रहा था। और इसके लिए हमारे पास में फैक्टर है इलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है, जो ट्रांसलोकेशन का काम करता है। तो इन दिस वे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में भी अगर अपन यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो फैक्टर्स तो आपको सेम प्रोसेस के लिए लगने वाले हैं, बट फैक्टर के नाम थोड़े से अपन ने चेंज किए, ठीक है। ये हो गया आपका इलोंगेशन का बात। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है इसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो रिलीजिंग फैक्टर 1 होता है और 2, ठीक है, जो आपके क्लास 1 से बिलोंग करते हैं, और रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 जो है ये आपका UAG, UGA एंड UAA ऐसे टर्मिनेशन कोडों को रिकॉग्नाइज करता है। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ UAG एंड 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ UGA एंड बोथ आर रिकॉग्नाइज सेम टर्मिनेशन कोडॉन, दैट इज UAA। तो दोनों भी आपके UAA को रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरा अपन ने फैक्टर पढ़ा था रिलीजिंग फैक्टर 3, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर 3 जो है ये आपका क्लास 2 है, और इसका काम था रीजनरेशन करना किसका, आपके रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 का। तो इसको डिसोसिएट करने में ये हेल्प करता था। इन केस ऑफ यूकैरियोट के केस में हमें यहाँ पे फैक्टर्स के नाम चेंज करने हैं। तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 यहाँ पे काम करता है, ठीक है।
ये आपके सारे एंटीकोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट। दूसरा होता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3। यहाँ पे आपको सेकेंड फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिखा अपन ने यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जो क्लास 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इन दिस वे ये अपन ने अलग अलग फैक्टर्स लिखे हैं, किसके, आपके इनिशिएशन के, इलोंगेशन के और टर्मिनेशन के। तो फैक्टर्स के नाम हम सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी जो आपका प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। जैसे अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, रेप्लिकेशन में पढ़ा था, तो या प्रोकैरियोट में बहुत कम प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं आपके ये तीनों भी प्रोसेस में, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे प्रोटीन्स ये प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कैसे हुआ था, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ अपन सिंपल ओवरव्यू देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 3 आया। इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड विद दी ई साइट ऑफ 30S, तो ये आपका 30S है, और इसके साथ में बाइंड होने के बाद आपका जो 50S होता है ये आपके स्मॉल सब यूनिट के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता, इट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ 50S एट दी 30S। उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है ये आपका ए साइड पे बाइंड होता है, और इनिशिएशन फैक्टर 1 अगर ए साइड पे बाइंड होता है तो इट इनिबिट दी रिक्रूटमेंट ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए, तो ये आपका टीआरएनए को रिक्रूट नहीं होने देता। उसके बाद में इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशिएटेड टीआरएनए। तो ये जो आपका एन फॉर्मिल मिथ्योनिल टीआरएनए है इसका रिक्रूटमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इनिशियल फैक्टर 2। तो एमआरएनए आएगा, एमआरएनए बाइंड विद दी 30S एंड देन रिक्रूटमेंट होगा किसका, आपके एन फॉर्मिल मिथ्योनिन का, यह आपके इनिशिएशन कोडॉन के साथ में बाइंड हो जाता है एट दी पी साइट, ठीक है। तो पी साइड पे आपका इनिशिएशन कोडॉन रहेगा, वहाँ पे आपका टीआरएनए बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद 30th सबयूनिट में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज तो इनिशिएशन फैक्टर 3 आपका डिसोसिएट हो गया। तो इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये प्रिवेंट करता था बाइंडिंग ऑफ 50S को, तो ये डिसोसिएट होने के बाद में 50S आपका अभी रिक्रूट होगा। 50S रिक्रूट हुआ, आपका लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। उसके बाद में फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ में इनिशियल फैक्टर 2 जो है ये इंटरेक्ट करेगा, उसकी जीटीपीएस की एक्टिविटी ऑन होगी। 2 जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस में जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको यूज़ करेंगे फॉर द डिसोसिएशन ऑफ 1 आल्सो। तो यहाँ पे इनिशियल फैक्टर 2 एंड 1 ये दोनों भी डिसोसिएट हो गए। फाइनली आपके पास में फॉर्म हो गया कौन सा कॉम्प्लेक्स, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हुआ था। अब हमें ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन अपन ने पढ़ा यहाँ पे। अब हमें स्टार्ट करना है यूकैरियोट्स में ये स्टेप्स कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर अपन बात करते तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 40S और 60S का, ठीक है। तो ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है। तो ये आपका स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, और ये आपका लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो है और स्मॉल सब यूनिट इसमें अलग अलग राइबोसोमल आरएनए रहेंगे। यहाँ पे होता है 18S राइबोसोमल आरएनए प्लस 31 स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें होता है 28S राइबोसोमल आरएनए प्लस 49 लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है।
28S राइबोसोमल आरएनए के साथ साथ यहाँ पे आपको 5S राइबोसोमल आरएनए मिलेगा और 5.8S राइबोसोमल आरएनए भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट के पास में जैसे अपन ने प्रोकैरियोट में ये 3 साइड्स पढ़े थे, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 साइड्स रहेंगे, A, P एंड E। ई साइड जो है इसके साथ में आपके अलग अलग फैक्टर्स आपके बाइंड होते हैं, जैसे आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, 1, 5 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अलॉन्ग विथ GTP। ठीक है, ये जो है ये आपके बाइंड करेंगे ई साइड के साथ में। आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP जो होता है ये भी आपका ई साइड के साथ में इंटरेक्ट करता है। कब? जब आपके ये सारे फैक्टर्स जो है ये ई साइड के साथ में बाइंड हो गए। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, 1, 5 ये बाइंड होने के बाद आपका 2 आएगा, वो उनके साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 1A है, ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 1A यहाँ पे आपका बाइंड हो जाएगा, कहाँ पे? ए साइड के साथ, ठीक है। ए साइड के साथ में बाइंड होने के बाद आपके पास में कॉम्प्लेक्स ये बन गया। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन फैक्टर 3, 5 एंड 1, ठीक है। ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 1A, ठीक है। और यहाँ पे आपका बाइंड हो जाता है अमीनो असाइल टीआरएनए, ठीक है। तो अमीनो असाइल टीआरएनए जो है ये रिक्रूट तब होगा जब आपके पास में इनिशिएशन फैक्टर 2 होगा, बराबर। तो ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 2, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपके बाइंड हो गए। आपका जो कॉम्प्लेक्स बना वो है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो आपका ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हो गया। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका साइटोसोल में फॉर्म हुआ है, ठीक है। बट अभी भी आपके पास में mRNA नहीं है। तो mRNA कहाँ पे है? तो mRNA आपका होगा न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपका ये mRNA जिसके पास ये पॉली ए टेल, ठीक है। उसके बाद ये आपका 5 प्राइम कैप, ठीक है। 5 प्राइम कैप जो है इसके साथ में बाइंड होगा आपका 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये आपका 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन। और जो आपके पास में पॉली ए टेल है इसके साथ में आपके ये बाइंड है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद दी पॉली ए टेल। तो 5 प्राइम कैप जो है इसके साथ में आपका इंटरेक्ट कर रहा है 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका कैप बाइंडिंग प्रोटीन है CBP, ठीक है। ये जो आपका CBP है इसके ऊपर होता है एक्सपोर्टिन का सिग्नल, ठीक है। एक्सपोर्टिन सिग्नल जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सपोर्टिन प्रोटीन। तो ये आपका एक्सपोर्टिन प्रोटीन है जो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? आपके न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोर्टिन, ठीक है। एक्सपोर्टिन जो है ये इंटरैक्ट करता है विद दी रैन GTP, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा है। तो ये आपका फाइनली रैन GTP, ठीक है। तो ये आपका रैन GTP, ठीक है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसमें कहीं ना कहीं पे आपका ये इनिशिएशन कोडॉन होगा, ठीक है, और टर्मिनेशन कोडॉन होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? ORF। और इन केस ऑफ यूकैरियोट आपके पास में जो ORF होता है ये एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन 50 किलो डाल्टोन, ठीक है। जब इनको आप ट्रांसपोर्ट करते हो कहाँ से? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से, तो इट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये आपका GTP फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करता है। तो GDP प्लस PI वाली एनर्जी को यहाँ पे यूज़ की जाती है और ये अपन इसके लिए मॉलिक्यूल यूज़ करते कौन सा? रैन GTP। समझ में आ गया था।
तो जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है mRNA का, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको आपको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए हमें रैन जीटीपी सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग जो है, इट रिकॉग्नाइज्ड आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, इट रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट ऑन प्रोटीन, ठीक है। तो कैप बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये 5 प्राइम कैप के साथ में इंटरेक्ट करेगा और उसके साथ में एक्सपोर्टिंग के साथ रैन जीटीपी, और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ पे, आपके साइटोसोल। तो ये आपका साइटोसोल में ट्रांसपोर्टेशन हो गया। साइटोसोल में mRNA का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो रैन जीटीपी जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है, इट इज़ कन्वर्ट टू जीडीपी, एक्सपोर्टिन आपका डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अब जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो साइटोसोल में ये कॉम्प्लेक्स आने के बाद हम इसको भेजेंगे किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है यहाँ तक। तो mRNA जो है इसके पास, आपके पास ये 5 प्राइम कैप है, ठीक है, जिसके साथ अभी आपका 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा। तो 5 प्राइम कैप बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, ठीक है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E जो होता है ये इंटरैक्ट करता है आपके 5 प्राइम कैप के साथ। 5 प्राइम कैप जो है इसके साथ 4E इंटरैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रोटीन रिक्रूट होता है, दैट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट फैक्टर आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 ए, और इनिशिएशन फैक्टर 4A जो रहेगा आपका, ये रिक्रूट करता है आपके नेक्स्ट फैक्टर को, दैट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, जो एक हेलिकेज होता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो mRNA है ये हो सकता है कि mRNA के पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ हो, ठीक है, बिफोर इनिशिएशन कोडॉन, क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन जो होता है इसके बीच में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और एनी रीज़न, तो फिर ट्रांसलेशन में क्या होगा तो अपन उसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा AUG है, ठीक है। अब ये इतने सारे फैक्टर जो है 1 बाय 1 आपके रिक्रूट हुए। सबसे पहले आपके पास में था इनिशिएशन फैक्टर 4E, ठीक है। उसके बाद में रिक्रूट हुआ 4G, उसके बाद में रिक्रूट हुआ 4A, उसके बाद में रिक्रूट हुआ 4B, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे फैक्टर्स रिक्रूट हो गए। रिक्रूटमेंट होने के बाद में आपका जो 4E है इसका फंक्शन हमें पता है कि वो 5 प्राइम कैप के साथ में बाइंड होता है।
4G जो होता है ये आपका इंटरेक्ट करता है इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ में। तो अब देखो क्या होगा कि जो हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है, इसको हम कंबाइन करेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, तो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ में अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फोर्टी एट एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आपको यहाँ पे ये 30S, सॉरी ये आपका 40S स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, यहाँ पे आपके अलग अलग फैक्टर्स रिक्रूट हुए हैं। यहाँ पे आपका tRNA था। अब मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स को नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका कैरी करता है किसको, आपके मिथ्योनिन को। तो जैसे अपन ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा कि प्रोकैरियोट जो है इसमें आपका इनिशिएटर tRNA जो है ये एन फॉर्मिल मिथ्योनिन को लाता था, बट यहाँ पे आपके पास में क्या है, मिथ्योनिन। यूकैरियोट्स में आपको एन फॉर्मिल मिथ्योनिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे अपन एक फैक्टर पढ़ा था, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP। तो ये फैक्टर इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स में आपके पास अलग अलग फैक्टर्स है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के। उसके बाद में ये mRNA था, mRNA का ये आपका 5' कैप, ठीक है, 5' कैप के साथ में आपके ये अलग अलग प्रोटीन्स बाइंड है। तो जैसे ये आपका 5' कैप बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड है, 5' कैप बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके साथ में आपका दूसरा प्रोटीन जो अपन ने पढ़ा यहाँ पे 4G, ठीक है। और ये जो आपका 4G है ये इंटरैक्ट करता है आपके इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 5, इनिशिएशन फैक्टर 1, तो आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G जो है इट interact with eukaryotic initiation फैक्टर 3, ठीक है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ में इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे (4A), ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में ये 4B, ठीक है। तो 4B अलॉन्ग विद दी 4A इनके पास में होती है हेलिकेज वाली एक्टिविटी। तो बाय दी हेलिकेज एक्टिविटी ये आपके क्या करेंगे, हेलिकेज एक्टिविटी को यूज़ करेंगे किसके लिए, आपके अनवाइंडिंग के लिए। अनवाइंडिंग किसका करना है आपको, तो अनवाइंडिंग आपको करना है जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसको अपन बोलेंगे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब अगर बीच में कहीं पे भी आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो उसको अनवाइंडिंग करने का काम होता है किसका, 4A एंड B का, ठीक है। अब देखो कि ये आपके कॉम्प्लेक्स जो आपका
एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी ये क्या करता है, स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग किस लिए हो रहा है, तो स्कैनिंग हो रहा है आपके एयूजी के लिए, इनिशिएशन कोडॉन के लिए। तो आपका टीआरएनए पहले से ही पी साइड पे बाइंड है, एमआरएनए को अपन क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो एमआरएनए जो रहेगा आपका, ये स्कैन होगा कहाँ पे, पी साइड पे, और ये ऐसे आपका ये लूप निकलेगा, ठीक है। तो एमआरएनए को अपन स्कैन कर रहे हैं पी साइड पे, वन बाय वन आपका ये इनिशिएशन कोडॉन है। ये इनिशिएशन कोडॉन जो है, ये जब तक नहीं आ जाता तब तक उसको अपन क्या करेंगे, स्कैन करते रहेंगे। कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर बीच में आता है तो उसको रिलीव करने का काम करता है 4A एंड 4B। अब फाइनली जो पी साइड पे आपका इनिशिएटर टीआरएनए था, वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, आपके इनिशिएशन कोडॉन के साथ में। तो जैसे ही इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ मिथ्योनिन टीआरएनए, मतलब ये आपका इनिशिएटर टीआरएनए है, एंड एयूजी जो आपका इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है। इनका इंटरेक्शन होने के बाद स्कैनिंग ख़त्म हो गया। जैसे ही इंटरेक्शन होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1 जो आपका साइट ई के साथ में बाइंड है वो निकल जाता है। उसके बाद में कन्फर्मेशनल चेंज होता है किसमें, इनिशिएशन फैक्टर 1A जो है, ये डिसोसिएशन होने के बाद में कन्फर्मेशनल चेंज होता है। तो इट इंड्यूस्ड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, जिसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद में आपका ये एक्टिवेट करता है किसको, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी को, ठीक है। जो आपका जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा इनटू जीडीपी प्लस पीआई। और इस केस में अभी आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड फाइनली आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो जीडीपी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ए जो है ये डिसोसिएट हो गया, उसके वजह से कन्फर्मेशनल चेंज हुआ 5 में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, तो उसने एक्टिवेट किया 2 को, जिसकी जीटीपी एक्टिविटी ऑन हो गई, और उसने जीटीपी को हाइड्रोलिसिस किया। तो एनर्जी जो रिलीज हुई उसको अपन ने यूज़ किया फॉर द डिसोसिएशन ऑफ फैक्टर 5 एंड 3, ये डिसोसिएट हो गए। उसके बाद में आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये जीडीपी फॉर्म में अगर है तो उसकी एफिनिटी आपके 40S जो स्मॉल सब यूनिट है उसके लिए क्या होता है, कम होता है। तो ये यहाँ से आपका डिसोसिएट हो जाएगा। तो फाइनली ये भी यहाँ से डिसोसिएट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ये डिसोसिएट होता है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B जो है इसका रिक्रूटमेंट होता है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B जो है इसका रिक्रूटमेंट होगा, और ये आपका इंटरैक्ट करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A के साथ, जो कहाँ पे बाइंड है, आपका ए साइड पे बाइंड है, ठीक है। इट इज इंटरैक्ट विद द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A एंड अमीनो असाइल टीआरएनए। तो ये मिथ्योनिल टीआरएनए जो है इसके साथ में आपका ये इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो मिथ्योनिल टीआरएनए के साथ में ये इंटरेक्ट करेगा। फाइनली आपका जो
इनिशिएशन जो आपका इनिशिएशन है, इसमें 1 बाय 1 फैक्टर सारे आपके डिसोसिएट हो गए, और फाइल आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अगर आपका क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो 5B आपका रिक्रूट होगा, एंड 5B इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 60S लार्ज सब यूनिट। तो अब आपका रिक्रूटमेंट किसका हुआ, 60S लार्ज सब यूनिट का। 60S लार्ज सब यूनिट का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो ये हमारा राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद ये आपका